तो सबसे पहले हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 1 है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 2003। तो हमें कंपनी की कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं 31 दिसंबर के, एक बार वो देखते हैं क्या दे रखे हैं। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड। ठीक है, तो कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपये के, कॉमा 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो कंपनी के पास 18,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10 रुपये के और वो फुल्ली पेड हैं, कॉमा 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉमा 8 पेड। तो देखो पहले तो इसमें यहाँ पे दो बातें समझ जा देते हैं आपको कि ये जो कंपनी है इस कंपनी के एक तो इक्विटी शेयर्स हैं, चलो तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कंपनी के दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक हैं 12% वाले और एक हैं 10% वाले। तो इस कंपनी के दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब अगर आप दोबारा से वो अंग्रेजी ध्यान से पढ़ोगे तो जो 12% वाले हैं उसमें लिखा है 10 रुपी ईच फुल्ली पेड, लेकिन जो दूसरे टाइप के हैं उनमें लिखा है 10 रुपी ईच 8 पेड। तो जो दूसरे वैरायटी वाले हैं इसका मतलब वो फुल्ली पेड नहीं है, तो उन्हें हम अभी रिडीम नहीं कर सकते, या अगर उन्हें रिडीम करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें फुल्ली पेड बनाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब इस बात का थोड़ा हमें शुरू में सतर्क रहना है, बाकी क्वेश्चन आगे जो भी कहेगा उस हिसाब से देख लेंगे। तो बट इसके दो वैरायटी के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले वाले फुल्ली पेड हैं तो हम रिडीम कर सकते हैं, दूसरे वाले फुल्ली पेड नहीं हैं तो रिडीम कर नहीं सकते, लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा करो तो पहले उन्हें फुल्ली पेड करेंगे और फिर करेंगे, है ना। तो ये हमको पता है। फिर उसके बाद दे रखा है हमको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस स्टूड एज। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है, तो जिसमें है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का, ठीक है ये फ्री है। जनरल रिजर्व 1,20,000 का, ये फ्री है। सिक्योरिटी प्रीमियम 15,000 का, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व 21,000 रुपये का। तो कैपिटल रिजर्व जो होता है वो फ्री नहीं होता। फॉर रिडम्पशन, अब रिडम्पशन के लिए क्या करा कंपनी ने, फॉर रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है ना। तो मतलब अगर हम अपना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करें दोबारा से, तो हमने उसमें पढ़ा था कि कंपनी नए शेयर्स इशू कर सकती है रिडम्पशन के लिए। तो इस कंपनी ने 3,000 नए इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपी ईच के और 10% प्रीमियम पर, ठीक है। एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। ठीक है, तो कंपनी जो है वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम भी कर रही है और उन्हें 2 रुपये का प्रीमियम भी दे रही है, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी 2 रुपये का दे रही है। तो पहले यहाँ तक देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जानबूझ के आपके लिए छोड़ा है ताकि बच्चा जो होशियार होगा वो गलती नहीं करेगा। तो हमने इसीलिए इस पर चर्चा करी थी कि कंपनी के 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और उसने बोला कि कंपनी ने रिडीम कर दिए हैं, तो कौन से वाले करे होंगे, 12% वाले। तो हम ये मानेंगे, मतलब ये क्वेश्चन के हिसाब से इसलिए मानेंगे क्योंकि 12% वाले ही फुल्ली पेड हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन ने चाहे नहीं बोला कि हम कौन से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं, लेकिन हम 12% वाले ही प्रेफरेंस शेयर्स इसका मतलब रिडीम कर रहे होंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। 10% वालों को हम हाथ नहीं लगाएंगे, मतलब ये जो 10% वाले हैं ये एक तरह से हो गए डू नॉट टच, इनको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये फुल्ली पेड नहीं है, तो हम इन्हें रिडीम नहीं करेंगे। पहले यहाँ तक सब बच्चों को ओके। अच्छा, फिर आगे और क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। फिर आगे उसने कहा द वेयर अबाउट्स ऑफ द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड आर नॉट नोन। तो ये एक लाइन आपको थोड़ा सा न्यू दे दी, हालांकि इसका हिंदी में मतलब ये है कि जब हम रिडीम करने लगे, लोगों को पैसे देने लगे कि लो भाई अपने पैसे ले जाओ, वापस ले जाओ,
तो हमें 100 शेयर होल्डर्स जो थे वो मिले नहीं, नॉट नोन, मतलब वो कहीं खो गए, लॉस्ट हो गए, गुमशुदा। तो मतलब हम तो जेब में पैसे लेके घूम रहे हैं कि लो भाई पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ, पैसे ले जाओ, लेकिन जो हमें मिला ही नहीं तो हम उसको पैसे दे नहीं पाएंगे, ये मतलब हो गया। तो इसका अकाउंटिंग में कहाँ फर्क आएगा वो अभी मैं आपको एंट्री में समझा दूंगा, लेकिन आप समझ गए कि वो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। हिंदी में ये कहना चाह रहा है कि हमको 100 लोग मिले नहीं, हम उनको पैसे दे नहीं पाए, वो खो गए, नॉट नोन। ठीक है, तो यहां तक तो आपका ये चैप्टर की बात कर रहा है। अब आगे उसने एक चीज चिपका दी, ए बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वॉज मेड एट पार। अब कंपनी ने बोनस इशू भी करा, तो ये आपका एक तरह से पुराना चैप्टर कह लो या आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ गया। कॉमा 2 शेयर्स बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो ये उसने रेट दे रखा है आपको कि 2 शेयर्स उसने इशू करे हर 5 शेयर के बदले में। ठीक है, आउट ऑन द डेट आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो ये बात हमें पहले से पता है कि बोनस शेयर्स कहां से दिया जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दिया जाता है। तो कह रहा आप CRR से बोनस शेयर दे दोगे, ठीक है, तो दे देंगे। हाउएवर, लेकिन इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। इस लाइन का मतलब है कि जो आपने इक्विटी शेयर्स रिडम्पशन के पर्पस के लिए इशू करे थे, मतलब ये थोड़ी देर पहले वाले ये 3000 शेयर्स, ये बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब इन्हें बोनस शेयर नहीं मिलेंगे। इस लाइन का ये मतलब है। तो अगर इन्हें नहीं मिलेंगे तो फिर किन्हें मिलेंगे, जो कंपनी के पास पहले से हैं, यानी कि 30,000। तो इन 30,000 इक्विटी शेयर्स वालों को, मतलब इन्हें बोनस शेयर्स मिलेंगे, वो ये कह रहा है इन्हें बोनस शेयर्स मिलेंगे। मतलब बात क्लियर हो गई आप सब बच्चों को। तो अब कितने मिलेंगे वो फटाफट हम निकाल सकते हैं। हर 5 के बदले में 2 कह रहा है, तो कितना हो गया 12,000। तो इसका मतलब कंपनी 12,000 शेयर जो है वो फ्री में देगी, यानी कि बोनस शेयर्स इशू करेगी 12,000 शेयर। तो इन्हें बोनस मिलेगा, लेकिन जो ये 3,000 शेयर्स थे इक्विटी वाले, इन्हें बोनस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि, अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो मैं इनको भी देता, फिर मैं भेदभाव नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन ने लिखा लास्ट में, दोबारा पढ़ लो चाहे, कि हाउएवर इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर रिडम्पशन आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। तो क्लियर हो गया पहले सब बच्चों को क्वेश्चन पूरा। शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो एक बार माइंड में फ्रेमवर्क बना लेते हैं कॉन्सेप्चुअल और पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहली एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट बेचने की, वो है नहीं, उसको छोड़ दो। दूसरी एंट्री होती थी नए शेयर्स इशू करने की, वो हम करेंगे। फिर हम करते थे प्रेफरेंस शेयर्स को ख़त्म, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ख़त्म करते थे, वो करेंगे। नंबर 3 फिर पेमेंट करेंगे, वो करेंगे। फिर नंबर 4 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो होगा उसको राइट ऑफ करेंगे, वो करेंगे। नंबर 5 CRR जो क्रिएट करना है वो करेंगे। तो 5 तो इस चैप्टर की हो गई। फिर लास्ट में उसने बोनस इशू करवाया, तो बोनस इशू की 1 और 2 जो होती हैं वो करेंगे। तो 5 और 2 मतलब टोटल 7 एंट्रीज करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो कर रखी है आपने? चलो, तो जिन्होंने कर रखी है मतलब उनसे पूछते रहेंगे, और जिन्होंने नहीं कर रखी मेरी तरह, वो मेरे साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन 1। चलो तो शुरू से शुरू कर लेते हैं। तो हमको वो तो करना ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो बेचना नहीं है ना। तो पहली एंट्री कर लेते हैं इक्विटी शेयर्स इशू करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 3,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे थे 11 रुपए के। तो 33,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 10 रुपए फेस वैल्यू है, और कंपनी ने 1 रुपए के प्रीमियम पर इशू करे थे। तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 3,000 इंटू 1।
तो ये हमारे नए शेयर्स इशू हो गए, पहले सबसे पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ख़त्म करनी है, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,80,000 है ना, 1,80,000। फिर हम इनको प्रीमियम भी दे रहे हैं, लिखा था कि आप इनको 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, है ना। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट ये आ जाएंगे आपके 18,000 इंटू 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,16,000। तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ख़त्म कर दी। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है बस उसमें वो छोटा सा पॉइंट का रोल आएगा। अब जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, यानी कि जब हम पेमेंट करेंगे, तब उसकी उस लाइन का रोल आएगा। आमतौर पे तो हम पेमेंट करते तो हम पूरे पैसे दे देते कि भाई 18,000 शेयर्स हैं और हमने 100 रुपये और 2 रुपये प्रीमियम मतलब दिया, 102 रुपये दिए, है ना। अगर मान लो हमें वैसे करना होता तो हम पूरी पेमेंट कर लेते, 2,16,000। मतलब अगर एक नॉर्मल सवाल होता तो हम पूरी पेमेंट कर देते कि 18,000 शेयर्स हैं और हमने सबको 102 रुपये वापस कर दिए। अच्छा 112 रुपये, अच्छा 10 रुपये का शेयर था, सॉरी, हाँ 12 रुपये दे दिए, राइट। हाँ 10 रुपये का शेयर था और 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए तो 12 रुपये दे दिए। तो अगर हम नॉर्मल सवाल करते तो हम ये एंट्री करते विद ये अमाउंट, राइट। अब वो लाइन जो उसने दी थी कि उसने बोला था कि जब हम पेमेंट कर रहे थे तो हमें 100 शेयर होल्डर्स मिले नहीं, तो इसका मतलब आप 18,000 शेयर होल्डर्स को तो पेमेंट आपने नहीं करी होगी, दैट मीन्स तो आपने सिर्फ और सिर्फ 17,900 ही शेयर होल्डर्स को पेमेंट करी है, 100 शेयर होल्डर्स को आप पे नहीं कर पाए, ये मतलब है उस लाइन का। तो बस ये फिगर आपकी चेंज हो जाएगी। तो मैं इसलिए बादल बना के काट देता हूं ताकि आपको विजिबल रहे एग्जाम के लिए या बाद में खुद भी रिवीजन के लिए कि ये पॉइंट था उसका। तो कितना आ जाएगा, 2,14,800। तो ये फिगर लिखनी है हमको, 2,14,800। अब बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर जो 100 बच गए वो, तो वो अब जो 100 बच गए तो उनका हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कॉल सिनेरियर उल्टा होता है मैडम। कॉल सिनेरियर में तो होता है कि हम मांगते हैं, लोग हमें देते नहीं हैं। यहाँ तो हम लेके बैठे हैं थाली की, लो पैसे ले जाओ, वो नहीं मिले हमें। तो ये कॉल सिनेरियर नहीं है, बस ये है कि ये हमारी एक लाइबिलिटी, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने कहा था ना कि हम 2 मिनट के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट नाम से एक लाइबिलिटी ओपन करते हैं और अगले ही पल वो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है ना, डेबिट हो जाती है। लेकिन यहां पर अभी मेरी पूरी लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है, अभी भी मेरे को 1,200 रुपये देने बचे हैं बस। तो अभी इस सवाल में अगर आपको गहराई सोचनी हो कि भाई जो 100 लोगों को हमने पैसे नहीं दिए तो सर वो क्या हैं, तो वो 1,200 रुपये आपके स्टिल अनपेड हैं, या वो आप कह सकते हो स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो इट इज़ 1,200 बेसिकली स्टिल योर लाइबिलिटी, जो आपने अभी तक पे नहीं करी है। अब इसके आगे क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं वो जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तब आपको सीखने को मिलेगा कि मान लो ये अमाउंट पड़ा रहे 6-7 साल हो जाए तो फिर इसको कहीं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो बस हमें 100 लोग मिले नहीं तो हम उन्हें पे नहीं कर पाए, दैट इज इट। चलो तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। फिर अगली कॉन्सेप्चुअल एंट्री होती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर देते हैं। तो हमारा 36,000 रुपये का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, है ना, ये रहा। तो इसको राइट ऑफ कर लेते हैं। तो इसको किससे राइट ऑफ करें, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हैं। आपके पास 3,000 का है और पहले में भी 15 भी थे,
ठीक है, तो मतलब 15 वो और 3 ये, 18,000 से आप सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच गए पैसे उसे आप जनरल रिजर्व से इस्तेमाल कर सकते हैं। 18,000, तो आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर लिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नंबर 5, आखिरी एंट्री जो हमें CRR क्रिएट करने की कंपलसरी एंट्री करनी है। तो उसके लिए हम पहले फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी देखते हैं कितने रुपए का CRR बनाना है, उस हिसाब से डिसाइड करते। तो अब CRR कितने का बनेगा, उसका फॉर्मूला तो याद ही होगा अब आपको। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू 180 माइनस जो फ्रेश इशू करे हमने इक्विटी शेयर्स, उनकी फेस वैल्यू 30, तो 180 माइनस 30 है ना, पीला माइनस नीला। तो अब तो काफ़ी सवालों में ये हमने देख लिया, पीला माइनस नीला 150, तो अपने को 1,50,000 का CRR चाहिए। तो जनरल रिजर्व में हैं पूरे 150 नहीं है शायद, क्योंकि 18,000 हमने ऊपर यूज़ कर लिए, तो खाली 1,02,000 ही जनरल रिजर्व में बचे हैं। तो बचे हुए पैसे हम कहाँ से ले लें, PNL से ले लेते हैं 48। ऊपर नीचे हो गया तब भी चलेगा, सही है, चलेगा। हालांकि एक बहुत बड़ा आपके साथ आज जो सरप्राइज़ है वो बाद में रिवील करना है, लेकिन अभी जो आपने करा है वो भी ठीक है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया यहाँ तक सब बच्चों को। तो आप कुछ भी मतलब किसी भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि फ्री रिजर्व को इस्तेमाल करके CRR क्रिएट करना है। ओके, चलो, तो यहाँ तक तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। फिर बस 2 एंट्री हमें बोनस की और करनी है, जो उसने हमसे कही थी कि करो। तो अब बोनस शेयर्स हमने कितने इशू करे थे, 12,000, वो निकाल लिया था, है ना। ये रहा, देखो कितने बोनस शेयर्स इशू करे थे, 12,000, 10 रुपये का बोनस शेयर है, तो मतलब 1,20,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, पहली एंट्री तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,20,000, है ना। तो हमने CRR के पैसे को यूज़ कर लिया बोनस शेयर्स के लिए। और दूसरी एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो ये मतलब टोटल इन ऑल हमारी एंट्रियां हो जाएंगी। तो ये आप देख लो कि पूरी अच्छे से क्लियर हो गई। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 पर आप एक स्टार लगा सकते हो, एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। इसमें क्या दे रखा है, बम लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 मार्च। तो एक कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है, ये तो मैक्सिमम कैपिटल हो गई। इशूड शेयर्स हैं, 30,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं और 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, PNL हो गया, ठीक है। बाकी कंपनी के पास 2,509% डिबेंचर्स भी हैं, ठीक है, ऑफ 100 ईच। उसके बाद कंपनी ट्रेड पेबल, ठीक है, PPE इन्वेस्टमेंट है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश है, ठीक है। तो मतलब जो हमारे मुद्दे की बातें हैं उस हमें तो उनसे मतलब है वैसे मेनली। अब क्या बातें हुई, इन एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM शॉर्ट में बोलते हैं, हेल्ड ऑन 20 जून, द कंपनी पास्ड द फॉलोइंग रिजोल्यूशन। तो कंपनी ने कुछ रिजोल्यूशंस निकाले। नंबर 1, तो नंबर 1 जो है ये
इस चैप्टर का पॉइंट नहीं है, ये किसी दूसरे चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ के कर लेते हैं सॉल्व, है बहुत इजी। इसमें लिखा है टू स्प्लिट इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इनटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ 2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई। तो देखो ये कंपनी क्या करती है, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ, ताकि ट्रेडेबल हमारे शेयर्स और ज़्यादा हो जाएं, उसके लिए कई बार स्प्लिटिंग कर लेते हैं। अब स्प्लिटिंग का मतलब है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो मेरी एक ये बाल्टी है और इस बाल्टी में 10 रुपए का पानी रखा हुआ है। तो अब ये बाल्टी जो है, कहा जाए एक आदमी को कि ये बाल्टी उठाओ और वहाँ तक लेके जाओ, तो वो कहेगा बहुत भारी है, मैं अकेला नहीं उठा सकता। तो कंपनी को लगता है कि यार एक शेयर 10 रुपए का है, ये मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक काम करते हैं इसके 5 टुकड़े कर देते हैं। तो इस बाल्टी को तलवार से 5 बराबर के टुकड़ों में काट दिया, तो कितनी बाल्टियां बन गई? 5 बाल्टियां बन गई, और हर बाल्टी में 2-2 रुपए का पानी आ गया। तो बात तो वही है, इन टोटलिटी देखें, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, अपना जो एक इक्विटी शेयर था, उस एक इक्विटी शेयर को स्प्लिट करके अब 5 इक्विटी शेयर बना दिए ऑफ 2 ईच। मतलब पहले एक बाल्टी में 10 रुपए का पानी था, अब 5 छोटी छोटी बाल्टियों में 2-2 रुपए का पानी है। तो बात तो एक ही है ना। तो ये हुआ है, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। जो हमारी ये पुरानी बाल्टी है ये तो खत्म हो गई, तो एक तरह से जो पुरानी शेयर कैपिटल है हमारी वो फिनिश हो गई। तो जब हमें अपनी पुरानी शेयर कैपिटल को फिनिश करना है, खत्म करना है लायबिलिटी को, तो उसको डेबिट कर देंगे और उसकी जगह नई शेयर कैपिटल बन गई, छोटी छोटी बाल्टियां। तो जब हमें नई कैपिटल इशू करनी है या नए शेयर्स इशू करने हैं, तो हम नए शेयरों को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि शेयर्स की अकाउंटिंग ऐसी चलती है। अगर आपको शेयर कैपिटल को खत्म करना है तो डेबिट, शेयर कैपिटल नई रेज करनी है तो क्रेडिट। तो हम 10 रुपए की बाल्टी खत्म करके नई नई छोटी छोटी 5 बाल्टियां बनाएंगे, ठीक है। तो अब इससे सवाल के हिसाब से मतलब होगा क्या, मैं कर के भी दिखा देता हूं एंट्री, फिर आप चाहे नोट कर लेना। पहली एंट्री, तो जैसे हमारे कितने इक्विटी शेयर्स हैं, अगर हम देखें हमारे 30,000 इशूड शेयर से, मतलब हमें इशूड से मतलब है ना, ये देखो 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच के। तो ऐसे ही समझाने के लिए बस बाल्टी बना रहा हूं कि मान लो एक बड़ी बाल्टी है और बड़ी बाल्टी में 10 रुपए का पानी है, ठीक है। तो टोटल 30,000 बाल्टियां हैं। अब अगर एक बाल्टी को आप तोड़कर 5 छोटी बाल्टियां बना रहे हो, एक बाल्टी को तोड़कर 5 छोटी बाल्टियां बना रहे हो, तो टोटल 30,000 अगर इक्विटी शेयर्स को तोड़ा जाएगा जब, तो कितनी छोटी छोटी बाल्टियां बन जाएंगी? 1,50,000, 1,50,000, क्योंकि आप एक इक्विटी शेयर को 5 में कन्वर्ट कर रहे हो, 5 में मतलब स्प्लिट कर रहे हो। तो अगर एक को 5 में कर रहे हो तो 2 के कितने हो गए? 10, 3 के कितने हो गए? 15, तो 30,000 के कितने हो गए? 1.5 लाख, 1,50,000। ये क्लियर हो गई भाई सबको मैथमेटिक्स? और अब देखो पानी भी चेक करवा देता हूं। जब पहले 30,000 शेयर्स 10 रुपए के थे तो टोटल पानी कितना था? 3 लाख का था। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 1,50,000 शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन एक बाल्टी में सिर्फ 2 रुपए का ही पानी है, तब भी टोटल पानी कितना रहेगा? 3 लाख ही रहेगा। तो टोटल पानी वही रहेगा, लेकिन हमने बाल्टियां छोटी कर दी। पहले 30 बाल्टियों में 10-10 रुपए का पानी था, अब 1,50,000 बाल्टियों में 2-2 रुपए का पानी है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, है ना। तो हालांकि एक अलग चैप्टर में और डिटेल में आएगा। डिटेल क्या, डिटेल भी यही हो, तब भी यही कहानियां सुनाऊंगा बाल्टी वाली, लेकिन इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। समझ आ गया? तो आप इसकी एंट्री लिख लो सबसे पहले, मतलब सवाल शुरू होते ही सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ। तो पहले ही नए पॉइंट की एंट्री कर रहे हैं, मतलब स्प्लिटिंग की। शेयर्स स्प्लिट लिख देता हूँ साइड में, ताकि इस स्पेशल पॉइंट के बारे में पता रहे। हालांकि जब आप पूरा टोटल सिलेबस कर लोगे तो आपको ये सब आसान लगेगा, क्योंकि तब हम पढ़ चुके होते हैं। तो देखो कैसे करना है।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बस ब्रैकेट में लिखना है यहां पे 10 रुपए। तो आपने अपनी पुरानी 10 रुपए वाली शेयर कैपिटल खत्म कर दी है ना, 10 रुपए वाली बाल्टी आपने तोड़ दी और उसकी जगह नई बाल्टियां इशू हो गई, नए शेयर्स इशू हो गए, तो क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपए ब्रैकेट में लिख लो, 3 लाख। हाँ सेम ही है, देखो टोटल बाल्टी में पानी सेम है, यही तो खूबसूरती है स्प्लिटिंग की। आपका पानी नहीं बढ़ा, बाल्टियों में पानी उतना ही है, लेकिन हमने क्या करा, बड़ी बाल्टी में पानी जो था उसको छोटी छोटी बाल्टियों में स्प्लिट कर दिया। भाई यही तो होता है, जैसे घर में मम्मी जग में पानी भर के लाई, तो ये थोड़ी ना सारे घर वाले उसी जग से मुंह लगा के पानी पिएंगे। अब क्या होगा, अगर घर में 4 सदस्य हैं तो उसमें से पोर करते हो ना आप, एक गिलास में आ गया, दूसरे गिलास में आ गया, तीसरे गिलास में आ गया, चौथे गिलास में आ गया, मान लेते हैं 5वां भी है, 5वें गिलास में आ गया, तो पानी की संख्या थोड़ी ना बढ़ेगी, पानी तो वही है जो जार में आया था, बस वो जार से निकल के छोटे छोटे ग्लासेस में चला गया। तो 10 रुपए का जो शेयर था उसको अब हमने खत्म कर दिया, अब उसकी जगह 2-2 रुपए के शेयर्स इशू हो गए, ये मतलब है। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट आपको? ओके, तो ये स्प्लिटिंग हो गई। बाकी नीचे लिख देता हूं कि स्प्लिटिंग होने के बाद, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि स्प्लिटिंग होने के बाद नाउ कंपनी हैज़ 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो है आप सवाल आगे जो भी सॉल्व करोगे वो क्या मान के सॉल्व करोगे कि कंपनी के पास 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। मतलब अब मैं सवाल में ये मान के आगे कुछ भी सॉल्व करूंगा कि अब नाउ कंपनी हैज 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 2 ईच, है ना। तो मतलब मैं सवाल में इसको काट ही देता हूं, मतलब आप मत काटना, लेकिन मुझे ये नज़र ही नहीं आना चाहिए कि ऐसा कुछ लिखा भी था कि 30,000 शेयर थे और ये है वो है। अब तो मुझे नज़र ही क्या आएगा कि सवाल में कितने शेयर्स हैं, 1,50,000, 1,50,000 शेयर्स हैं ऑफ 2 ईच। अब मैं आगे ऐसे प्रोसीड करूंगा क्वेश्चन की ये है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, पहला पॉइंट स्प्लिटिंग का ये था। चलो उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को 5% का प्रीमियम दे रहे हैं। तो ये तो एक सिंपल इसी चैप्टर का पॉइंट है। आपकी ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, है ना, तो इन्हें आप रिडीम कर दोगे और 5% का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी दोगे। तो अगर आपको निकालना ही हो तो कितना आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो मेरे 25,000 है ना, सीधा सीधा 5% वैसे ही 25,000 आ जाएगा। तो मतलब ये पोर्शन तो ओके हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो वो हम अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, थर्ड पॉइंट, टू रिडीम 9% डिवेंचर्स। अब ये फिर से आपका एक अगले चैप्टर का पॉइंट आ गया। एक चैप्टर आपको होगा कोर्स में है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये उसका पॉइंट है कि कंपनी जो है अपने 9% डिवेंचर्स को भी रिडीम कर रही है। तो एक बार उनके लिए मैं स्टोरी बना लेता हूँ यहाँ से देखकर। तो इसमें लिखा था कि कंपनी के पास कितने हैं डिवेंचर्स, 2,500 डिवेंचर्स हैं ऑफ 9% ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये डिटेल हमें कब की दे रखी है, 31 मार्च 2001 की। ठीक है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो 31 मार्च 2001 की जो डेट दे रखी है, इस दिन हमारे पास कुछ डिबेंचर होल्डर्स हैं, है ना, मतलब हमारे पास 2,500 डिबेंचर्स हैं और ये हैं 9% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ 100 ईच। तो इसका मतलब मुझे इन्हें 2,50,000 रुपए देने हैं, रिडीम करने हैं। रिडीम का मतलब तो अब आपको पता ही, इस चैप्टर में जैसे आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो तो ऐसे ही मुझे डिबेंचर्स को भी रिडीम करना है।
तो अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अब लिखा है टू रिडीम 9% डिवेंचर्स बाय मेकिंग ऑफर। अब हमने उनको एक ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया? टू द डिवेंचर होल्डर्स टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी पर शेयर। हमने उनको देखो एक ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया मैं इधर दिखा देता हूं भाई। हमें उन्हें 2.5 लाख रुपए देने, तो एक तो तरीका है कि भाई ठीक है आओ पैसे ले जाओ, तो मैं अपना उन्हें पैसे दे दूंगा, ये लो जी 2.5 लाख। एक तरीका तो ये है कि उनको रिडीम करना है तो पैसे दे दिए। लेकिन मैं उनको एक ऑफर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखो मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ और दे सकता हूं। तो वो पूछ रहे हैं क्या दे सकते हो? तो मैं उनको कह रहा हूं कि अगर आपको पैसे नहीं चाहिए ना तो आप मुझसे मेरे इक्विटी शेयर ले जाओ। तो भाई उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क पड़े ना पड़े हमारी सेहत से बाहर है, पड़े तो भी अच्छी बात है, नहीं पड़े तो भी अच्छी बात है। पर कंपनी की मुंशीगिरी के हिसाब से देखो आप, तो अगर मैं उन्हें पैसे दूंगा तो मैं क्या क्रेडिट करूंगा? कैश। लेकिन मैं उनको ये ऑफर दे रहा हूं कि भाई तुम चाहो तो कैश मत लो, तुम चाहो तो मुझसे शेयर ले लो, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है। तो अगर वो लोग मान जाएंगे ना, अगर मान गए तो बस मैं कैश की जगह पता है क्या लिख दूंगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको इतना लॉजिक समझ आया? हालांकि अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पर आपको पॉइंट इतना क्लियर हो गया। तो अगर मैं कैश दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? कैश। लेकिन अगर मैं शेयर दूंगा तो क्या लिखूंगा? शेयर। अच्छा मान लो लिखा होता कि आप अपनी मशीन दे रहे हो तो क्या लिखेंगे? टू मशीन। अगर वो कहता कि आप कुछ और दे रहे हो तो हम क्या लिखते? टू कुछ और लिखते। तो फिलहाल वो कह रहा है कि हम उनको ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप चाहो तो हमसे इक्विटी शेयर ले लो अगर आपको मन करे तो। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या वो मान गए या नहीं। तो टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 पर शेयर, और या फिर वो तो खैर है ही, एक्सेप्ट उनके पास, और एक्सेप्ट कैश। तो मतलब दोनों उनको चॉइस दे दी कि या तो शेयर्स ले लो या कैश ले लो। ठीक है, पहले आपको समझ आई क्वेश्चन की लैंग्वेज? तो अभी देख लेंगे थोड़ी देर में कि उन्होंने क्या करा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ओके, तो कंपनी ने बोनस शेयर्स और इशू करे हैं इन द रेशियो। किस रेशियो में करे हैं? 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, कि भाई हर 3 शेयर के बदले में कंपनी 1 शेयर फ्री में देगी। ठीक है, तो कंपनी के पास कितने शेयर्स थे अभी थोड़ी देर पहले? 1,50,000 शेयर्स थे। तो इसका मतलब कंपनी 1,50,000 शेयर्स पर अगर एक बोनस देगी हर 3 के बदले 1, तो मेरे ख्याल से 50,000 हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो वो तो हम कर लेंगे, बाकी सवाल में आगे देखते हैं कि जो भी हुआ। बट यहां तक पहले सवाल क्लियर हो गया, चारों पॉइंट्स? ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। ऑन 10 जुलाई, ठीक है, तो अब 20 दिनों के बाद यहाँ पे हकीकत शुरू होगी। तो शुरू के जो ऊपर के 4 पॉइंट्स थे वो तो 20 जून के हैं। कंपनी इस दिन बैठ के सोच रही है बोर्ड मीटिंग एंड एजीएम में कि ये करेंगे, स्प्लिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, बोनस शेयर देंगे। अब 10 जुलाई को यानी 20 दिनों के बाद क्या क्या हुआ वो यहाँ से पढ़ना है हमें कि क्या हुई, हकीकत क्या है। नंबर 1 मतलब 10 जुलाई को इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 5,55,000। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पॉइंट है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम, और हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लिया। तो मतलब इतनी सी बात तो आपके सिर्फ इस चैप्टर की एक नॉर्मल बात है जो आप सॉल्व कर सकते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट बेची और प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। ठीक है, अच्छा सेकंड बात, 40% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात बता रहा है, कह रहे 40% डिबेंचर होल्डर्स ने तो कहा कि हमें क्या दे दो? कैश दे दो। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए लोगों ने क्या कहा होगा? इक्विटी शेयर दे दो। तो मैं उधर दोबारा डायग्राम पे जा रहा हूं ताकि ये बात थोड़ी सी समझा पाऊं ना। तो देखो हमारे टोटल डिबेंचर्स जो थे वो वैसे कितने थे? 2500 डिबेंचर होल्डर्स थे, है ना? अब 40% लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो कैश दे दो।
40% डिबेंचर होल्डर्स तो कह रहे हैं हमें तो कैश चाहिए, तो 40% का मतलब हो गया एक तरह से 1000 डिबेंचर्स। तो 1000 लोग तो कह रहे हैं हमें तो कैश चाहिए, तो ठीक है उन्हें हम कैश दे देंगे। और जो बचे हैं ऑब्वियसली 60%, यानी कि 1500, वो कह रहे हैं कि हमें आप इक्विटी शेयर्स दे देना, तो उन्हें हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे। तो 1500 लोगों को हम इक्विटी शेयर्स दे देंगे और 1000 लोगों को डिबेंचर कैश दे देंगे। क्लियर होगी कहानी पहले? अच्छा आगे अब लिखा है, सबसे अच्छा पॉइंट है वो उसी से आगे है कंटिन्यूएशन में, एंड देयर क्लेम्स। क्लेम्स वर्ड पे आप चाहें बादल बना लेना, अगर बुक नहीं हो तो मार्जिन के ऊपर लिख लेना रजिस्टर में। एंड देयर क्लेम्स वर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त। ये लाइन अच्छी है कि हमने उनके क्लेम्स को 1 अगस्त वाले दिन सेटल कर दिया। देखो तो अब हमको चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिसाब से सोचना है कि हम उनके क्लेम्स जो सेटल कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 अगस्त को, ठीक है ना। अब डिबेंचर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट का जो नेचर होता है, आपने 12th में पढ़ा था, वो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मतलब उन्हें हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो कुछ भी हो। अब 31 मार्च वाले दिन की इंफॉर्मेशन जब उसने हमें दी थी तो उसमें लिखा है बड़ा बड़ा 9% डिवेंचर्स, ऐसा लिखा है ना 9% डिवेंचर्स। तो इसका मतलब आप इन्हें हर साल कितना इंटरेस्ट देते हो? 9% देते हो। तो आप अगर इन्हें अगस्त में सेटल कर रहे हो और लिखा है वर्ड क्लेम्स, क्लेम वर्ड का मतलब ये होता है कि आप इनके पूरे पैसे दोगे। पूरे पैसे का मतलब है इनका जो प्रिंसिपल है वो भी और इनका जो इंटरेस्ट है वो भी। तो आपको इन्हें अप्रैल का महीना, मई, जून, जुलाई, बस क्योंकि अगस्त तो 1 है तो अगस्त को काउंट नहीं करते, तो आपको इन्हें 4 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये इसमें एक अपने आप निकालने वाला पॉइंट बन गया कि आपको इन्हें कितने महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? 4 महीने का। तो जैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार इधर नीचे कर लेता हूं आपके लिए कि 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा। इंटरेस्ट 4 मंथ्स का, तो जैसे हमारी 2.5 लाख रुपए टोटल फेस वैल्यू है, तो इसका आप 9% इंटरेस्ट निकालोगे ओनली फॉर 4 मंथ्स, 4/12। तो ये आप बता दो कितना आएगा? 7500? नहीं 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 नहीं, यही बात भी ध्यान रखनी। इन्होंने एक अच्छा वाजिब डाउट पूछा जो किसी और के मन में भी आ सकता है। इन्होंने कहा कि जो 1000 डिबेंचर्स हैं, मतलब ये जो ऊपर वाले 1000 लोग हैं जो कैश ले रहे हैं, हम इंटरेस्ट सिर्फ उन्हें देंगे, ये ऐसा ये कह रहे हैं, या इंटरेस्ट पर अधिकार सभी का है, सारे के सारे 2500 लोगों का। ये भी सोचने वाली बात है, सबका ही होगा, नहीं तो वो 1500 विद्रोह नहीं करेंगे। यार ये कैसा भेदभाव है कि तुम उन्हें तो इंटरेस्ट दे रहे हो, हमें नहीं इंटरेस्ट दे रहे, और हम तो तुम्हारे बल्कि मुसीबत में भी काम आ रहे हैं, हम तो कैश भी नहीं ले रहे, हम तो शेयर में कन्वर्ट होने को तैयार है, और तुम हमें इंटरेस्ट भी नहीं दोगे, तो गलत हो जाएगा ना पॉइंट। तो इंटरेस्ट पर तो सबका अधिकार है ना, इंटरेस्ट पर सबका अधिकार है। तो हम 2.5 लाख रुपए पर ही मतलब पूरे सभी को इंटरेस्ट देंगे। तो एक बार निकालो कितना इंटरेस्ट आएगा? 7500, ठीक है। तो हमें तो 7500 का इंटरेस्ट सभी को देना है। हाँ, इंटरेस्ट कभी भी किसी और फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। तो ये जो 7500 रुपए होंगे ना, ये मैं दूंगा हमेशा नकद में। इसके लिए कंपनी नहीं कह सकती कि अच्छा चलो यार मेरे पास तो 7500 भी नहीं है, तुम इसके शेयर ले जाओ, वो नहीं होगा, ये मैं दूंगा कैश में। तो ये बात आप नोट कर लेना। इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन शो करोगे, छोटी सी वर्किंग अपने लिए बना लो, है ना। तो एक छोटा सा बादल बना देता हूं, ये आप नोट कर लेना कि इंटरेस्ट जो होगा, पहली बात तो 4 महीने का निकाला गया, और ये हम इंटरेस्ट उन्हें कैश में ही देंगे हमेशा। तो जो डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट देंगे वो कैश में ही देंगे, है ना। तो ये आप पहले लिख लो, इतनी कहानी लिख लो चाहे छोटी सी, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, तो यहां तक नोट। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं।
तो 40% डिवेंचर होल्डर्स ने कैश ले लिया और उनके क्लेम्स हमने 1 अगस्त को सेटल कर दिया। तो यहां तक की स्टोरी कंप्लीट हो गई। फिर लिखा है द कंपनी फिक्स्ड 5 सितंबर एज रिकॉर्ड डेट। अब एक महीने बाद या लगभग 35 दिनों के बाद, 35 डेज के बाद, 5 सितंबर वाले दिन कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि ये हमारी रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट का मतलब ये होता है कि 5 सितंबर वाले दिन जितने भी इक्विटी शेयर्स होंगे उन्हें बोनस मिलेगा। 5 सितंबर वाले दिन जितने भी इक्विटी शेयर्स होंगे उन्हें बोनस मिलेगा। वो मैं आपको भी सवाल जब करवाऊंगा तब बता दूंगा। और कितना बोनस मिलेगा वो लिखा है, वो तो खैर ऊपर लिखा ही था। बोनस इशू वॉज कॉन्क्लूडेड बाय 12 सितंबर। तो बोनस का रेशियो ना ऊपर दे रखा था कि हर 3 इक्विटी शेयर को कितने बोनस मिलेंगे, 1। तो वो हम निकाल लेंगे सवाल में। तो फाइनली क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट ये। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं सारी की सारी, और बैलेंस शीट की तो बातें एज इट इज बस डिस्कस करेंगे। तो एक बार फ्रेमवर्क बना लेते हैं माइंड में कि मैं देखो क्या क्या करवाऊंगा। देखो पहले हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं जो इस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। फिर मैं डिबेंचर रिडीम करवा दूंगा और फिर हम बोनस शेयर इशू कर लेंगे। बाकी इक्विटी शेयर स्प्लिट हमने कर ही लिया, मतलब एक चीज तो शुरू में ही कर ली। टोटल इसमें 4 बातें थी, इक्विटी शेयर स्प्लिट, प्रेफरेंस शेयर रिडीम, डिबेंचर्स रिडीम और बोनस इशू। इक्विटी शेयर स्प्लिट हमने एक एंट्री में कर लिया। अब हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लेंगे, डिबेंचर फिर रिडीम कर लेंगे और बोनस इशू कर लेंगे, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में करते हैं एंट्री, ठीक है। तो अब आप सॉल्यूशन में आ सकते हो चाहे मेरे साथ। हाँ, इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम का ही पार्ट हो गया ना। इन्वेस्टमेंट सोल्ड तो हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम के ही पहले पॉइंट के कॉन्सेप्ट में कर देंगे, तो वो मतलब उसी में मैंने काउंट कर लिया। चलो ठीक है ना। तो हमने इक्विटी शेयर स्प्लिट तो कर ही लिया था, वो तो हो ही गया था। अब उसके बाद से कर लेते हैं, बेसिकली प्रेफरेंस शेयर रिडीम से करना शुरू कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। पहले हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम का कर लेते हैं। तो 10 जुलाई की बस डेट डाल देते क्योंकि 10 जुलाई को ही सारा ड्रामा हुआ था। चलो, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो अगर किसी ने करा है क्वेश्चन होमवर्क में, वो बच्चा मदद कर देगा या वो चेक करता रहेगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी थी, 4,90,000 की, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो गया 2 PNL 65। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, मतलब हम ऑर्डर वाइज कर लेंगे, आप चेक कर सकते हो अगर किसी ने करी है। तो अभी हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट बेच दी, उसके बाद क्या करते हैं हम, नए इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं था, या था? नहीं था ना, इक्विटी शेयर तो इशू नहीं करे ना नए। हाँ, स्प्लिट करा था, वो कर दिया हमने। हाँ, स्प्लिट करा था, वो कर दिया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए तो कुछ नहीं करा ना, तो मतलब वो नहीं है, तो वो नहीं है, इशू नहीं है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ख़त्म कर देते हैं, वो कर लेते हैं। तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 25,000 था। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 525। फिर इन्हें पे कर देते हैं, मतलब सिंपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 525 टू कैश या बैंक अकाउंट 525। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर अगला क्या करते थे, प्रीमियम को राइट ऑफ करते थे। तो इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, पूरा है अपने पास 25,000, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम
से राइट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये राइट ऑफ हो गया। फिर अगला क्या करते हैं, अपने फ्री रिजर्व से यानी जनरल रिजर्व से CRR क्रिएट कर लेते हैं और इसका अमाउंट पीला यानी कि 5 लाख माइनस नीला, नीला तो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है क्योंकि हम कोई नए इक्विटी शेयर तो इशू ही नहीं कर रहे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसमें आपका CRR भी कितना ही हो जाएगा, सीधा 5 लाख। तो इतनी एंट्री तक मुझे लगता है आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे क्योंकि ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गए। मतलब ये चैप्टर की जो कोर बातें हैं वो समाप्त हो गई, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे रिडीम हो गए। ठीक है, तो ये क्लियर। ठीक है, अब हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं। वो एंट्री आप चाहे पहले देख लो आराम से समझ के फिर लिख लेना कि अब हम डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो उसको कैसे करते हैं रिडीम। उनको हमने 1 अगस्त वाले दिन सेटल करा था। तो 2 एंट्री देखो कैसे बनेगी, उसका मतलब लॉजिक क्या है वो समझा दूंगा। देखो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट यानी कि हमारे जितने डिबेंचर्स हैं 2500 100 रुपए ईच के, वो सारी फेस वैल्यू डिबेंचर, अब हमें लाइबिलिटी खत्म करनी है। तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो हमारी लाइबिलिटी खत्म। अब ध्यान से देखना, अभी लिखना मत, 2 मिनट रुक के लिखना। अब आम तौर पे एंट्री क्या होती है, पहले मैं अमाउंट ड्यू करता हूं और अगली ही एंट्री में उन्हें वो अमाउंट पे कर देता हूं। तो मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन तो ये होता है। अगर मान लो कुछ भी ना होता सवाल में, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन तो ये होता है। पहले ये सिंपल है हमारे लिए, लेकिन इसमें मुझे डिबेंचर होल्डर को सिर्फ 2.5 लाख नहीं देने, मुझे डिबेंचर होल्डर को कुछ और भी देना है जो मेरे लिए एक खर्चा है। तो मैं इस खर्चे को भी अब डेबिट करके लिख रहा हूं, यानी कि मुझे 7500 क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये समझ गए ना, हमने कैलकुलेट करा था क्योंकि हमें डिबेंचर होल्डर को उसके पैसे तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ उसको इंटरेस्ट भी देना है। क्लियर हो गया। तो मुझे डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, 257,500। तो आप पहली एंट्री तो ये लिख लो कि मुझे डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, 257,500 रुपए देने हैं। ठीक है, समझ आ गया इसका पॉइंट। वो अब नीचे करूंगा। हम तो सबको रिडीम कर रहे हैं, जितनों को रिडीम, टोटल ऊपर आ गए टोटल रिडीम। अब वो करूंगा कैसे, वो मैं नीचे सिखाता हूं कि अब मैं इन लोगों को कैसे रिडीम करूंगा, वो सेकेंड एंट्री में हम लिखते हैं अभी। बट फर्स्ट एंट्री का आप लॉजिक समझो। मेरा मुद्दा वो है, 9% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है कि आपने अपनी डिबेंचर वाली लायबिलिटी खत्म कर दी, और इंटरेस्ट को डेबिट करने का मतलब है कि आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। कुल मिलाकर 2,07,500 आपको देने हैं। तो 2 मिनट के लिए आपने एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर ली डिबेंचर होल्डर के नाम से, और 2 मिनट बाद ही वो लायबिलिटी अब कैंसिल हो जाएगी। यानी कि अब मैं 2,57,500 रुपए पे करने के लिए तैयार हूं। मैं जेब में लेके बैठा हूं कि बस अब ये आएंगे और पैसे दूंगा। पहले यहां तक क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से देखते हैं। लेकिन सारे लोग मुझसे पैसे नहीं लेके जा रहे, सारे लोग मुझसे पैसे तो नहीं लेके जा रहे। तो हमने इसका वो ब्रेकअप बनाया था, वो मैं यहां बना देता हूं। 40% लोगों ने, यानी 1000 लोगों ने तो कहा था हम कैश लेंगे, और बाकी 60% लोगों ने, यानी कि 1500 लोगों ने क्या कहा था कि हम इक्विटी शेयर्स ले लेंगे। तो देखो मेरा ब्रेकअप समझना, 1000 लोग कैश के आगे लिख रहा हूं, 1500 लोग इक्विटी शेयर के आगे लिख रहा हूं। क्लियर हो गया पॉइंट, है ना। तो 1 लाख रुपए कैश दूंगा और 1.5 लाख रुपए के
शेयर्स दूंगा। पहले इतने, ये आपको मेंटली क्लियर हो गया कि टोटल 2,50,000 थे, तो उनमें से 1 लाख रुपए तो मैं कैश दूंगा और 1,50,000 के शेयर्स दूंगा, है ना, क्योंकि 40 लोग 40% कैश कह रहे हैं, 60% इक्विटी शेयर कह रहे हैं। क्लियर हो गया। और जो इंटरेस्ट मुझे पे करना है वो तो मैंने आपको बताया ही था, वो तो हमेशा किस में ही पे होगा, कैश में पे होगा। तो कैश में देखो दो बातें पे हो रही हैं, 1 लाख रुपए तो हो ही रहा है, साथ ही साथ 7,500 का इंटरेस्ट भी किस में पे करना है मुझे, कैश में ऑलवेज। तो अब आप एंट्री का अमाउंट बाहर लिख सकते हो, 1,07,500 रुपए मैं कैश दे रहा हूं और 1,50,000 रुपए के मैं शेयर्स दे रहा हूं। पहले आप इतना चाहे नोट कर लो, फिर इसके कॉम्प्लेक्स वाले पॉइंट पर अभी आता हूं। पहले आप इतना नोट कर लो, पहले इतना, मतलब इतना बेसिक क्लियर हो रहा है। हालांकि इसमें मैंने जानबूझ के गलती करी है जो मैं सिखाऊंगा ताकि आप एग्जाम में नहीं करें, पर आपको बेसिक चीज क्लियर हो रही है। तो लाख रुपए मैं कैश दे रहा हूं और 1,50,000 में शेयर्स दे रहा हूं, राइट। अब देखो जो इसमें गलती होती है वो समझानी है मुझे, जानबूझ के करी मैंने गलती। जो हम शेयर्स दे रहे हैं, है ना, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ते हैं एक बार यहां पे ध्यान से, कि मैंने उनको कहा कि आप इक्विटी शेयर्स ले लो, कितने रुपए के, 10 रुपी ईच के, है ना, मैंने उनको ये बोला। अब मैंने इस 10 रुपी पर शेयर में थोड़ी देर पहले अपने शेयर्स को स्प्लिट करा था, याद है, करा था ना स्प्लिट। तो इसका मतलब ये कि मेरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी बन चुकी थी थोड़ी देर पहले, 2 ईच। और यहां नीचे दे रखा है कि मैं इक्विटी शेयर 10 रुपए पर शेयर का इशू करके उनको दूंगा। तो जो इसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, उन्हें यह लगता है कि इक्विटी शेयर 10 रुपए का जो हम दे रहे हैं तो ये 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने इक्विटी शेयर को कितना कर लिया, तोड़कर 2, यानी कि मेरा एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 2। तो ये जो हम 10 रुपए का शेयर दे रहे हैं ना उसको, इसका मतलब ये है कि 2 रुपए तो इसमें फेस वैल्यू है और 8 रुपए इसमें प्रीमियम है। ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट थी। क्लियर हो गया पॉइंट कि क्यों ये हुआ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऊपर शेयर को क्या कर दिया था, स्प्लिट कर दिया था। तो हमने ऊपर शेयर की फेस वैल्यू को 2 बना दिया है, इसीलिए ये 10 रुपए को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, 2 फेस वैल्यू और 8 रुपए का प्रीमियम। क्लियर हो गया ना पॉइंट। चलो, तो मैंने जानबूझ के गलत करवाना था ताकि हम ब्लॉक बना के उसको मतलब थोड़ा सा डिजाइनिंग फॉर्म में लिखें। तो ये जो एंट्री है ना, अब ये गलत है एक तरह से। क्यों गलत है, क्योंकि इस एंट्री का तो मतलब ये हो गया कि हम सीधा सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल जो इशू कर रहे हैं वो 1.5 लाख की है, तो ये गलत हो गया। तो आप चाहें इसको ब्लॉक बना के कट कर देना। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल सीधी सीधी 1.5 लाख की इशू नहीं कर रहे हैं, मुझे साथ में क्या भी क्रेडिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में नंबर तो कटवा ही देगा। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल सीधी नहीं लिख सकते कि भाई लो 1.5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, ऐसा नहीं लिख सकते। चलो एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो अगर 1.5 लाख रुपए के मुझे शेयर्स देने थे और एक शेयर 10 रुपए का इशू कर रहा हूं, तो इसका मतलब कितने इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा, 15,000 इक्विटी शेयर्स इसका मतलब मैं इशू करूंगा। तो देखो ब्रेकअप पहले देख के फिर आप लिखना समझ के। तो 15,000 शेयर्स की फेस वैल्यू जो है खाली खाली वो शेयर कैपिटल में लिखूंगा, और 15,000 शेयर्स का जो प्रीमियम है 8 रुपए उसे प्रीमियम में लिखूंगा। तो देखो मेरे को 1,50,000 नहीं लिखना डायरेक्टली, बस इस बात को आप समझो। मैं सीधा 1.5 लाख नहीं लिख सकता था, वो गलत है। मुझे 30,000 ही शेयर कैपिटल दिखानी है और 1,20,000 प्रीमियम दिखाना है। तो देखो 1,50,000 के ब्रेकअप को आपको ऐसे करना है। तो क्लियर हो गया पॉइंट।
तो ये माइन्यूट बात है, लेकिन एग्जाम में गलत भी हो सकती है बच्चे की। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा शेयर का फेस वैल्यू 2 है और प्रीमियम 8 है, ये इंटरप्रिटेशन है। तो इस एंट्री को आप ऐसे नोट कर लेना और बाकी बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि हम रिडम्पशन और डिबेंचर चैप्टर जब पढ़ेंगे अगला वाला, तो उसमें ये इतनी बातें इतनी बार आएंगी कि आपको ये बाद में फिर ये आसान लगेगा, है ना। तो ये पोर्शन लेकिन अगले चैप्टर का है, तो ये 2 एंट्री आप लिख लो, अगले चैप्टर में और अच्छे से कवर हो जाएंगी। लेकिन तो ये हमने डिबेंचरों को रिडीम कर दिया। बाकी एक एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हूं बस, इंटरेस्ट की, वो खर्चा है ना, तो उसको पीएनएल में डाल देते हैं, तो वो एंट्री बस कर देता हूं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7500। तो अपने खर्चे को पीएनएल में बुक कर देते हैं, वो एंट्री डाल लेते हैं। तो ये वैसे ईयर एंड पर होती है एंट्री, लेकिन इसमें 30 सितंबर तक का ही है, तो आप 30 सितंबर की डेट लिख सकते हो एक बार को, या 31 मार्च भी लिख सकते हो, जो भी ईयर एंड है या जो भी सवाल का एंड है उस दिन। तो हमने अपने खर्चे को पीएनएल में डालना है। तो ये तो एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 एंट्री बेसिकली आपके डिबेंचरों को रिडीम कर देती हैं। ठीक है, कर लिया नोट। चलो, तो ये भी एक पॉइंट था जो कवर हो गया। हाँ, अब हमें देखना है कि अब उसने कहा था डिबेंचर्स के बाद लास्ट एरो बचा है बस, कि द कंपनी फिक्स्ड 5 सितंबर 2001 एज रिकॉर्ड डेट। तो अब रिकॉर्ड डेट पर देखते हैं कि आज हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, देखते हैं। तो देखो जी, आपने सबसे पहले शेयर्स स्प्लिट करे थे, तो शेयर्स स्प्लिट करते ही मैंने लिखा था ना कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, 1,50,000। और आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले कुछ और इक्विटी शेयर्स इशू करे। देखो कितने इक्विटी शेयर्स इशू करे, 15,000, है ना, डिबेंचर वालों को। तो आपके पास 1,50,000 तो पहले थे, 15,000 आपने ये और इशू कर दिए। तो 5 सितंबर वाले दिन, मतलब रिकॉर्ड डेट पर 5 सितंबर वाले दिन आपके पास जो इक्विटी शेयर्स हैं टोटल, वो हैं 1,65,000 इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास 1,65,000 इक्विटी शेयर्स हैं। क्लियर हो गया जी। 1,50,000 पहले थे, 15 आपने और इशू करे थे डिबेंचर वालों को। तो अब आप निकाल लो कि अगर 3 के बदले में 1 फ्री दे रहे हो, तो 165 के बदले में 55। ठीक है, तो इसका मतलब हम 55,000 शेयर्स जो हैं ऑफ ₹2 ईच, ये फ्री में दे रहे हैं। तो 55,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच की एंट्री कर लेते हैं फ्री में देने की। करें फिर बोनस की, तो बस बोनस की तो आपको वैसे पता ही है, सिंपल एंट्री है। हाँ, तो 5 सितंबर वाले दिन, मतलब सैंक्शन ऑफ बोनस वाले दिन तो कर लेते हैं। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 55,000 इंटू 2, है ना, 55,000 शेयर्स ऑफ 2 ईच। और 12 सितंबर वाले दिन ग्रांट कर दिए थे शेयर्स, तो उस दिन की एंट्री कर लेते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये हमारी बोनस की 2 एंट्रियां हो गई। तो बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। तो हमने स्प्लिट कर लिया, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम के सारे कर लिए, डिबेंचर रिडीम कर लिया, और उसके बाद हमने बोनस शेयर्स भी इशू कर लिए। तो मेरे ख्याल से चारों पॉइंट्स हमारे इसमें कवर हो गए। ठीक है, तो आपको एंट्री समझ आई मेनली। चलो ठीक है। तो ये था। बाकी
नहीं दिक्कत है, वो तो मैं तो समझा रहा था, बट अब 30 सितंबर वाली लास्ट में करना, क्योंकि जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है ना, तो वो तो मैं समझाने के लिए ऐसे कर दी, आप नीचे ही करना। चलो तो क्लियर है भाई सब बच्चों को बिल्कुल एंट्रियां, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट अभी नहीं बनाना, वो तो आप होमवर्क में कर सकते हो, या जब बैलेंस शीट का चैप्टर कर लो उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको एंट्रियों के प्रभाव पता होने चाहिए, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं बस जल्दी से, कि बैलेंस शीट में क्या परिवर्तन होगा। तो देखो कैश डेबिट हो रहा है, इसका मतलब कैश बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बेच दी तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो गई। प्रॉफिट हुआ तो ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट हो गई, खत्म हो गई। प्रीमियम तो कैंसिल हो ही जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कुछ करना नहीं। टू कैश, इसका मतलब आपका कैश कम हो जाएगा। तो सबको मतलब समझ आ रहा है ना, आपको सिर्फ जर्नल के इफेक्ट से बैलेंस शीट बनानी होती है और कुछ नहीं। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है, मतलब प्रीमियम आपका कम हो गया। जनरल रिजर्व डेबिट हो रहा है, कम हो गया। सीआरआर क्रेडिट हो रहा है तो मतलब बढ़ गया। फिर 9% डिबेंचर डेबिट हो रहे हैं तो मतलब डिबेंचर खत्म हो गए। इंटरेस्ट कुछ करना नहीं, डिबेंचर होल्डर कुछ करना नहीं। फिर आपका कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश कम हो गया। इक्विटी शेयर्स आप और इशू कर रहे हो तो शेयर्स प्लस हो गए, बढ़ गए। प्रीमियम और क्रेडिट कर रहे हो तो प्रीमियम भी बढ़ गया। उसके बाद पीएनएल डेबिट तो प्रॉफिट कम हो गया, इंटरेस्ट का कुछ करना नहीं। सीआरआर डेबिट तो सीआरआर कम हो गया। बोनस टू शेयर होल्डर का कुछ करना नहीं। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट तो वो बढ़ गया। तो मतलब जब आप खुद बनाओगे अगर एक बार, या सिर्फ फिगर्स चेक करोगे तो वो आपकी मैच कर जाएंगी। तो क्लियर है। मेन एंट्रीज पर ही फोकस करना था। तो ये बेसिकली कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और था नंबर 3, वो भी देख लेते हैं होमवर्क का फटाफट। तो इस पर भी आप एक स्टार बना सकते हो। तो इसमें कह रहा है, ये और पढ़ लेते हैं। इसमें लिखी है स्टोरी, टी लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें कुछ जानकारी दे रखी है। पीपीई, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रीसिएशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ठीक है। शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल में 10,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 कंपनी मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो इस साल की बात बता रहा है कि इस साल हमने नेट प्रॉफिट 35,000 रुपये का कमाया है आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रीसिएशन। तो इससे मतलब कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेट प्रॉफिट कमाया है तो ऑब्वियसली हमने बहुत सारे खर्चे करे होंगे, तो उनमें से एक डेप्रीसिएशन भी कर दिया। तो वो सिर्फ आपको डराने के लिए सब बातें देता है कि कहीं बच्चा डर जाए तो, पर हमें कोई फ़र्क नहीं है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब हमें तो ये बातों को देखना है। नंबर 1, द प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज पेड, ठीक है। कह रहा है हमने प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो पे कर दिया। तो अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करूं तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स में 10% लिखा है और 1 लाख रुपए के आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कितने रुपए, तो कितना बन गया? 10,000। तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड कह रहा है पे कर दिया, ठीक है ना। तो इसका वैसे हमें कुछ करना नहीं है, करना इन द सेंस कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमें करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने डिविडेंड पे कर दिया 10,000 का। तो एक बेसिक एंट्री बन गई, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिडम्पशन एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। तो क्वेश्चन हमसे सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री और बोनस की एंट्री मांग रहा है, तो आपको पहली की करनी नहीं है एंट्री, तो ये पॉइंट बेकार हो गया सवाल के लिए। बाकी अगर करनी हो, मतलब मेंटली सोचनी हो,
तो आपने डिविडेंड पे करा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिविडेंड डेबिट टू कैश। सेकंड में लिखा है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंसेस अदर करंट एसेट एंड लाइबिलिटी एज ऑन 31 मार्च वॉज सेम एज ऑन 31 मार्च 2001। ठीक है, इस लाइन का भी कोई यूज नहीं है। कह रहा है कि मैंने देखो आपको 31 मार्च 2001 की इंफॉर्मेशन दी है, तो कह रहा है 2002 में भी इस साल हमारे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी सारे सेम है सिवाय कैश के, मतलब कैश में चेंज हुआ है। ठीक है, तो मतलब इससे हमें कुछ करना कोई नहीं है, बस ये एक इन्फो हो गई जो उसने हमें दे रखी है। अच्छा, थर्ड से हमारे मुद्दे की बातें शुरू हो रही हैं। द कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। चलो, तो ये तो हम कर लेंगे, सिंपल पॉइंट है इस चैप्टर का। तो हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं और 10% का प्रीमियम दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये कर लेंगे। फोर्थ में कह रहा है द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। ठीक है, तो ये भी हम कर लेंगे। कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है, 1 शेयर दे रही है फ्री में हर एक के बदले में, तो मतलब सीधी बात हो गई है। तो सारे ही हो गए। तो कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000 ये रे। तो इसका मतलब कंपनी कितने बोनस शेयर्स देगी, 10,000 ही दे देगी। ठीक है, तो कंपनी 10,000 बोनस शेयर्स दे देगी। उसके बाद फिफ्थ, टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो ये आपका पहला पॉइंट आ गया। और सिक्स्थ में कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट कह रहा है हमने 90% पर बेची है, तो लॉस आ जाएगा। चलो, तो बस हमें जर्नल एंट्री करनी है रिडम्पशन की और बोनस की। तो जिन्होंने करा होगा होमवर्क में उनके लिए आसान ही लग रहा होगा। हाँ, हो सकता है बस आपको ये लगाओ कि पहले और दूसरे पॉइंट का करना गया, तो इस क्वेश्चन में इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ एंट्री किसकी करनी है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने की और बोनस इशू की। चलो, तो ये और मतलब कर लेते हैं, छोटी सी एंट्रियां होंगी, तो इसको हम जल्दी फटाफट आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री शुरू से ही ऑर्डर वाइज ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचने की। तो अगर करी किसी बच्चे ने तो वो बता दे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 90% वैल्यू पर बेचा था, 90,000। लॉस P&L डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। चलो, फिर इसके बाद अब हमने कोई नए शेयर्स इशू करे रिडम्पशन के लिए, नहीं करे, तो वो छोड़ देते हैं। फिर अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म करते हैं। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 10,000 है ना, 10%। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। तो हमने अपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म कर ली। उसके बाद फिर इन्हें पे करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बैंक अकाउंट 1,10,000, ये हमने उनको पे कर दिया। अब उसके बाद पेमेंट के बाद अगला क्या, प्रीमियम को राइट ऑफ कर लेते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ कर लेते हैं। कहाँ से करें, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपना फ्री रिजर्व से CRR बना लेते हैं। फ्री रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व, ठीक है, तो जनरल रिजर्व से CRR बना लेते हैं। और फॉर्मूला आपको पता ही है, पीला माइनस नीला। पीला जो है वो तो 1 लाख है,
नीला है ही नहीं, तो बस 1 लाख। तो 1 लाख रुपए का CRR बना लेते हैं और बस इसके अलावा, हाँ मतलब इसकी तो ख़त्म, रिडम्पशन की तो 5 ख़त्म हो गई, ठीक है। अब बोनस की 2 और कर लेते हैं। तो पहले बोनस की हो गई CRR डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, है ना। वो हमने 10,000 ही शेयर दिए थे, निकाल लिए थे, तो 1 लाख रुपए के शेयर्स, हाँ सारे के सारे, क्योंकि 1:1 ही था, 10 थे तो 10 को 10 ही मिल गए थे पूरे, तो 1 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू कर दिए थे। और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए। तो मतलब ये आपका एक तरह से डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था। 2 एंट्री बोनस की हो गई और 5 एंट्रियां रिडम्पशन की हो गई ट्रेडिशनल वाली, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये वाला, तो ये सिंपल कर लो नोट। तो तीनों क्वेश्चन होमवर्क के बिल्कुल ऑल ओके, कोई भी डाउट तो नहीं अब बचा आपको। तो मतलब चैप्टर का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो तो यही है, रिडम्पशन करना प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स का। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ और चैप्टर के भी लिंक्स मिल सकते हैं। तो जब आप पूरा सिलेबस कर लोगे तो आपको और वो लिंक बन जाएंगे। लेकिन वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो डिवेंचर रिडीम का, या इक्विटी शेयर भी बायबैक करवा ले क्या पता, या फिर आपसे बोनस शेयर्स इशू करवा ले, और एक इस सेकंड क्वेश्चन में जो देखा स्प्लिट करवा लिया। तो मतलब कुछ भी आ सकता है। बट क्लियर हो गया सबको पहले इतना पॉइंट? चलो, तो बस एक जो आखिरी क्लाइमैक्स है चैप्टर का वो मुझे अब खोलना, मतलब आपको अभी तक मैंने झूठ बोला था, अभी तक जो चैप्टर में सिखाया उसमें आपको मतलब एक अधूरी बात सिखा रखी थी, तो वो अब पर्दा हटाने का समय आ गया है, सही। लेकिन अभी यहाँ तक जो कर रखा है वो बिल्कुल ओके। चलो, तो उसके लिए हम किताब के एक पेज पर चलेंगे अभी। तो यहाँ पर आपके पेज 7.6 पर होगा बुक में, आप चाहे मार्क कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के बारे में हमने काफ़ी बार सुना है ना। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो होता है उस पैसे का क्या यूटिलाइजेशन होगा, ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 में बता रखा है, ठीक है ना। तो आपने इसके 5 यूटिलाइजेशन शायद सुन रखे होंगे, या नहीं सुन रखे होंगे तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, है ना। क्लास 12th में सुने होंगे या CA फाउंडेशन में सुने होंगे, तो वही हैं, लेकिन एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ 5 यूटिलाइजेशन। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या होते हैं 5 यूटिलाइजेशन। पहला होता है कि आप क्या इशू कर सकते हो, बोनस शेयर्स। दूसरा होता है कि आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हो। तीसरा होता है कि आपका कोई मान लो कमीशन या कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वगैरह है, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। चौथा होता है कि आप कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, चाहे डिवेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको राइट ऑफ कर सकते हो। और पांचवा होता है कि आप बायबैक कर सकते हो, मतलब अपने शेयर्स को खुद खरीद सकते हो, है ना, जिसको बायबैक बोलते हैं। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को इन 5 जगहों पर यूज कर सकते हो। दोबारा बोल देता हूं, कहां कहां। बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, या इशू करा डिवेंचर, उसका कोई लॉस या डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने के लिए, जो आपने 12th में करा होगा, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए, जो आप इस चैप्टर में कई बार करा। और पांचवा अपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने के लिए, वो भी आपने बायबैक में देख रखा है। लेकिन जो मैंने पर्दा नहीं हटाया था जिस बात से, वो ये कि जो कंपनियां सेक्शन 133 के तहत आती हैं, यानी कि नीचे का नोट पढ़ना, इट मे बी नोटेड दैट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 133। मतलब कि जो कंपनियां सेक्शन 133 के तहत अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, आगे की बात इंपॉर्टेंट है, कांट अप्लाई द सिक्योरिटी प्रीमियम
फॉर द पर्पज ऑफ बी एंड डी। तो इसीलिए ऊपर मैंने बी और डी को नीला कलर कर रखा है। तो अगर सेक्शन 133 वाली कोई कंपनी होगी तो वो प्रीमियम को बी और डी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो आप डी पर फोकस करना। डी पे क्या लिखा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। आप बुक के जब कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे तो आपकी क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि सर हम तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर रहे हैं पर बुक वाले तो पीएनएल से कर रहे हैं, बुक में नहीं दे रखा सिक्योरिटी प्रीमियम। ऐसा था ना बहुत से क्वेश्चन में। तो वो इसलिए क्योंकि किताब वालों ने ये एक स्टैंडर्ड अजम्पशन मान के पूरी किताब के सॉल्यूशन सॉल्व कर रखे हैं। वो नीचे दे रखा है कि ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर हैव बीन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस दैट कि कंपनीज जो हैं वो सेक्शन 133 वाली है। तो मतलब किताब में जो सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं वो ये मान के दे रखे हैं कि सारी कंपनियां सेक्शन 133 वाली है। इसका मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम को किस में यूज नहीं कर सकते? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको किताब के सॉल्यूशनों में कहीं पर भी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता हुआ नहीं मिलेगा। ये आपने कुछ क्वेश्चन में मेरे से पूछा था ना कि सर बुक वाले तो नहीं कर रहे, वो तो सीधा पीएनएल से कर रहे हैं राइट ऑफ। तो तब मैंने ये कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं लाया बीच में क्योंकि हमें कंटिन्यूटी से पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे। लेकिन अब आप पूरा पढ़ चुके हो तो अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम उन कंपनियों का हम यूज नहीं कर सकते जो सेक्शन 133 वाली होंगी। तो इन्होंने ये एजम्पशन मान रखी है कि हम मान के चल रहे हैं कि सारी कंपनियां कौन सी हैं? सेक्शन 133 वाली। तो अब आपका ये प्रश्न होगा सर हम क्या करें एग्जाम में? तो पहले आप बताओ आप क्या करोगे एग्जाम में? हाँ, आप दोनों कर सकते हो, बस आप अपना नोट दे देना। ठीक है, तो अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हो तो आप ये नोट दे सकते हो कि हम ये मान रहे हैं कि ये कंपनी सेक्शन 133 वाली नहीं है। और अगर आप प्रीमियम को यूज नहीं करना चाहते आईसीआई की तरह तो फिर आप ये नोट दे देना कि हम ये मान रहे हैं कि ये कंपनियां सेक्शन 133 वाली हैं, इसलिए प्रीमियम को ये यूज नहीं कर सकती है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो इसका मैं एक छोटा सा एमसीक्यू दिखा देता हूं आपको, इन्होंने किताब में दे रखा है। तो बस यही एक छोटा सा डिस्कशन इंपॉर्टेंट था। तो फिर खतरा हो जाएगा। नोट इसलिए डाल देना। तो अगर नोट डालने से बचना है तो आप फिर पीएनएल से यूज कर लो, लेकिन कोशिश करो नोट डाल दो, है ना। तो आईसीआई के साथ पंगे ना ही लिए जाएं तो बढ़िया। तो जैसे एक छोटा सा दिखा देता हूं आपको। तो इस पर आपसे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या एमसीक्यू मान लो 1 नंबर 2 नंबर तक में पूछ सकता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन में तो नॉर्मल पूछ रहा है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या नहीं कर सकते। तो देखो हम बोनस शेयर तो इशू कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते। चलो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना। A company who prepares financial statement in compliance with accounting standard under section 133, it cannot utilize the security premium for the purpose, है ना। तो वो बायबैक कर सकती है, वो डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकती है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती? प्रीमियम फॉर रिडम्पशन नहीं दे सकती, ये नहीं कर सकती। तो ये पॉइंट मतलब स्पेसिफिक है। तो जो भी कंपनी सेक्शन 133 वाली होगी वो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं यूज कर सकते, और किताब वालों ने यही स्टैंडर्ड अजम्पशन हर क्वेश्चन में मान रखी है ना, सेक्शन 133 वाली। तो क्लियर हो गया आपको पॉइंट? तो बस यही था। चलो तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, डन। चलो परफेक्ट।